नमस्ते बच्चों। मैं शिवानंद पाराशर ग्लोबल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सिस्टम एनजीओ की तरफ से आईएएस की एक छोटी सी पहल में आपका स्वागत है। साथ ही शुरू करने से पहले मैं गुरुजी श्री नए पद्म सागर जी महाराज एवं गुरुनी श्री मृणा सिंह जी का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। साथ ही इस पहल को मूर्त रूप देने के लिए गुजरात से श्री मेहुल जी रूपानी एवं दिल्ली से संजय जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। तो बच्चों, आज हिस्ट्री में हम सिविल रिबेलियंस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर अपने रूल को स्थापित किया। धीमे धीमे कैसे उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने मराठास को हराया, कैसे उन्होंने कैनेडिक वॉर्स में फ्रेंच को हराया। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को, अपने रूल को, कंपनी रूल को इंडिया के ऊपर स्टैब्लिश। लेकिन साथ ही में क्या हुआ कि उस रूल के अगेंस्ट लोगों के अंदर एक रिबेलियन आया, लोगों ने उसका विरोध किया, विद्रोह हुआ। और वो सिविल क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि नॉन सोल्जर्स लोगों ने, सिविलियंस हैं, उन लोगों ने इसको लीड किया। उसमें कौन कौन आएंगे, जैसे कि जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, पॉलीगर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, या फिर रिलीजियस लीडर्स हैं। इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह चालू किए। कई जगह पूरे इंडिया में कई बार हुआ। उनमें जो इम्पोर्टेंट जो रिबेलियंस हैं उनके बारे में हम यहाँ जाने। पहले हम देख लेते हैं कॉजेज क्या क्या है। इन सबके एक कॉजेज है, कॉमन कॉजेज। क्या कारण है क्यों उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हथियार उठाए? तो नेचुरली हम सोच सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का रूल जो होगा उनके उनके सोशल इकोनॉमिक लाइफ के अगेंस्ट होगा, कुछ उनके ले रहा होगा, इसीलिए वो लोग विरोध करेंगे। ऐसा ही था। असल में क्या हुआ कि जो जमींदार थे, उनके जमीन जो थी उनके थ्रू वो रूल करते थे इंडिया। रेवेन्यू तो उनके पास सीधा आता था। ब्रिटिशर्स ने उनके इंटरेस्ट पर सीधा, उनके जो इंटरेस्ट था, मतलब जो रेवेन्यू उनके पास आता था, उसका बहुत बड़ा भाग अब सीधा सीधा ब्रिटिशर्स के हाथ में। पहले उनके पास काफ़ी पावर्स थी। ब्रिटिशर्स ने जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी जीता, बैटल ऑफ बक्सर जीता, उसके बाद उनके पास दीवानी आई, टैक्सेशन के पावर्स आ गया और बाकी के पार्ट्स में भी आया। तो उन्होंने अपने पास ज़्यादा रेवेन्यू रखा और जमींदारों के पास कम था। तो जमींदारों की जो पावर्स थी, जो वो धीमे धीमे खत्म हो रहा है। एक बहुत बड़ा कारण है। अब उसकी वजह से क्या है कि बाकी के जो और भी जो सेक्शन है सोसाइटी वो भी अफेक्ट हुए। ठीक है, तो पूरी जो सोसाइटी का एक सिस्टम चला रहा था जिसको बोल रहे हैं ओल्ड सिस्टम, वो धीमे धीमे कहीं से अंग्रेजों के रूल के, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव, उन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए, जो उन्होंने जो स्टेप्स लिए इंडिया में सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ में जो इंटरफियर किया, उसकी वजह से जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे, जो डिस्टर्बेंस थे, उसकी वजह से ये रिबेलियन। जैसे कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि वो पूरी तरह से जमींदारों और जो प्रिंस थे छोटे मोटे उनके ऊपर डिपेंड थी। अब जमींदारों के पास इतना पैसा नहीं था, जमींदारों के पास पावर्स नहीं थी, तो उन लोगों को रख नहीं सकते थे। इस तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री करती है। सिमिलरली प्रीस्टली क्लास, वो भी पूरी तरह से जमींदारों के ऊपर डिपेंड। उनको जमींदारों से ही आर्म्स मिलता था, जमींदार ही उनको पैट्रोनाइज करते, तो वो भी एक खत्म होने लगा। ठीक है। एक और एक सबसे बड़ा कारण था, वो था कि फॉरेन करेक्टर ऑफ रूल, मतलब उससे पहले जो भी रूलर्स थे वो इंडियंस ही थे। लेकिन अब कोई एक बाहर के लोग आके आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, जो कि आपकी सोशल वैल्यूज को समझते नहीं है, जो कि रिलीजियस वैल्यूज को समझते नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था विद्रोहों का। ठीक है, देखते हैं कि करके जो इम्पोर्टेंट जो है, पहले हम रिलीजियस अपराइजिंग देखेंगे। मेनली 4-5 रिलीजियस अपराइजिंग। तो एक है सन्यासी अपराइजिंग, जो कि काफी लंबे समय तक चला, 1770 से लेके 1820 तक। सन्यासी कौन थे? सन्यासी वो लोग जो कि ऐसे ही घूमते रहते थे बंगाल में, कई एक जगह से दूसरे श्राइन्स पे, जितने भी श्राइन्स होंगे, मंदिर होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो नागा साधु हैं, वो भी थे। तो लेकिन ब्रिटिशर्स इनको मानते थे कि ये, मतलब ये सोसाइटी के लिए सही नहीं है, ये लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, इनको लॉलेस, मतलब कोई लॉ नहीं मानते हैं,
जिप्सीज इनको बोला, रिलीजियस वैग्रेंट्स, कुछ कुछ नाम दिया, तो ब्रिटिशर्स इनको कंट्रोल करना चाहते। अब वो नहीं, वो लोगों ने, सन्यासियों ने इसका विरोध किया ऑब्वियसली, बिकॉज समवन इज ट्राइंग टू कंट्रोल द वे यू आर लिविंग योर लाइफ। उसको कंट्रोल करने की कोशिश की सन्यासियों को, ब्रिटिशर्स ने। सन्यासियों ने इसका विरोध किया। एक और जो था कि सन्यासी अपना, जैसे पहले बताया मैंने, जमींदारों से अपनी आर्म्स ले, जो भी रहने करने की, जो भी इनको पैसा चाहिए, खाना, तो जमींदारों से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उससे लिया, या फिर किसी गांव में लोगों से लिया, इस तरीके से वो अपनी लाइफ स्पेंड कर। इन ब्रिटिशर्स ने इसको रोक दिया। जमींदारों को बोल दिया कि आप इनको ऐसा कुछ नहीं, पूरी तरह से मना कर, और उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी इम्पोजिशन लगा कि आप एक जगह से ऐसे सन्यासी ये नहीं जाएंगे। उनको लगता था ये लॉ के अगेंस्ट है, कंट्रोल करना चाहते। तो सन्यासियों ने इसके विरोध में एक हथियार उठा लिए, लेकिन क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के पास ऑब्वियसली बहुत पावर थी, तो उनको कैसे कर पाते। तो एक जैसे एक इंसिडेंट है कि 1771 में जो वॉन हेस्टिंग्स था, उसने एक 150 अनाम सन्यासियों को मारने का ऑर्डर दिया था। तो ऐसे ये सन्यासी अपनी बहुत टाइम तक धीमे धीमे चलती रहती थी, बट ब्रिटिशर्स के पास पावर थी तो वो कभी भी इन लोगों को कंट्रोल करते थे। 1770 से 82 तक के अराउंड 50 ईयर्स ये सब चलता रहा, मेनली बंगाल में। इसके ऊपर एक नोवेल भी लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में, आनंद मठ के नाम से, जिसको बैन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। और इसी में वंदे मातरम आनंद मठ से ही लिया गया। आनंद मठ इन्हीं के सन्यासी अपराइजिंग के बारे में ही है, राइट। तो ये सन्यासी अपराइजिंग। अब आपको क्या पता होना चाहिए? आपको बस पता होना चाहिए कब से कब तक क्या कॉजेज था इसमें, ना आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद एक फकीर अपराइजिंग, ये भी बंगाल में ही अपराइजिंग हुई, और इसको लीड किया मजनू शाह ने। मजनू शाह के एक व्यक्ति ने इसको लीड किया। ये क्या करते थे कि ये इंग्लिश फैक्ट्रीज हैं उनको लूटते थे, गैस मिल जाए, आर्म्स मिल जाए, एम्यूनेशन है, उसको लूटते थे। इन्होंने मना कर दिया कि हम ब्रिटिश अथॉरिटी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इन्होंने खुद का रूल स्टार्ट कर दिया। फार्मर्स को खुद का टैक्स लगाने चालू कर दिया बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, फकीर लोगों ने, ठीक है। और तो ऑब्वियसली फिर ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए इनके ऊपर पूरी तरह से अटैक किया, पूरी तरह से सप्रेस किया, और कुछ टाइम बाद, एक ही साल में, ये लोगों को कंट्रोल कर लिया ब्रिटिशर्स। मजनू शाह की डेथ के बाद इसके जो भाई था चिराग था, उसने ऑपरेशंस को लीड किया। उसने ऐसे अटैक जो करते थे ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज पे, उसको चालू रखा। साथ ही इसको राजपूत, पठान और इंडियन सोल्जर्स जिनको निकाल दिया गया था ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी से, उन लोगों ने इनको सपोर्ट किया। बाद में कुछ और जो मेन लीडर थे, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, भी इसके फकीर अपराइजिंग के माने जाते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन लीडर था। मजनू शाह था मेनली, और उसका फिर भाई चिराग साहब, और ये लोग फैक्ट्रीज को लूटते थे, गैस, आर्म्स वगैरह। इतना आपको आइडिया होना चाहिए अपराइजिंग। तो इस तरीके से रिलीजियस लोग थे, लेकिन इन्होंने ब्रिटिशर्स की इनकी अथॉरिटी को नहीं एक्सेप्ट किया, और खुद ही अपना टैक्स लगाना चालू कर दिया था। तो इतना आपको पता होना। फिर पागलपंथी से एक रिलीजियस ऑर्डर था, और ये करीम शाह ने स्टार्ट किया था दो डिस्ट्रिक्ट्स में, मेमन सिंह और शेरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये लोग बेसिकली रिलीजियस हार्मोनी की बात करते थे। जो करीम शाह है, उसने जो फाउंड किया, तो उसने एक हिंदुइज्म और सूफिज्म, साथ ही एनिमिज्म क्या होते हैं, जो कि नेचर की चीज़ों का, जैसे पेड़ हुआ या पहाड़ हुए, इनकी जो पूजा करते हैं उसको एनिमिज्म। तो इस सब को मिला के एक अपना एक ऑर्डर, रिलीजियस ऑर्डर स्टार्ट किया, जो कि रिलीजियस हार्मनी की बात करता है। तो करीम शाह के बेटे टीपू शाह ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करना चालू किया, क्योंकि जो इस ऑर्डर के जो लोग थे वो पीजेंट लोग ही थे। तो पीजेंट पे जो बहुत ही ऑप्रेसिव टैक्स ब्रिटिशर्स ने लगाया, तो उसकी वजह से इन लोगों ने रिवोल्ट स्टार्ट किया, ठीक है। तो टीपू शाह ने शेरपुर है उसको कैप्चर भी कर लिया था 1825 में, और पूरी तरह से कंट्रोल था, वो उस पर रूल कर रहा था 1825। और शेरपुर और जो दो मेमन सिंह जो थे वहाँ पर, बट फिर लड़ाई चलती रही काफ़ी टाइम तक, 1850 तक ये लड़ाई चलती रही। ब्रिटिशर्स उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते, फिर वो लोग फिर का अटैक करते थे। इस तरीके से ये चलता रहा था पागलपन। तो इसमें मेनली आपको करीम शाह का नाम याद रखना है, और टीपू शाह का नाम याद, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़। आगे स्टोरी बस पता होना चाहिए कि क्या है।
एक रिलीजियस ऑर्डर था ये। तो ऑपरेसिव टैक्स की वजह से उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया। ठीक है, सिमिलरली एक फरेजी रिवोल्ट, तो फरेजी भी एक रिलीजियस मूवमेंट था, एक मुस्लिम सेक्ट था जो कि फाउंड किया हाजी शरीयतुल्लाह ने। और ये मेनली फरीदपुर, बकरगंज और मेमन सिंह डिस्ट्रिक्ट बंगाल के इन्हीं का था। ये स्टार्ट तो किया था कि जो पीजेंट्स है, मुस्लिम पीजेंट्स, वो किस तरीके से अपने मुस्लिम प्रैक्टिस उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगेन बिकॉज द फॉलोअर्स फॉर द टेनेंट्स, द पीजेंट्स, उसकी वजह से उन्होंने ऑपरेसिव टैक्सेशन की वजह से जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट किया था। बाद में ये शरीयतुल्लाह के जो बेटा दादू मियाँ है उसने इसको लीड किया। तो आपको बस नाम पता होना चाहिए प्रेजी रिपोर्ट में, शरीयतुल्लाह और दादू, कहाँ पे, बंगाल में। तो इनिशियली ये रिलीजियस मूवमेंट, राइट। फिर एक और सिमिलर रिलीजियस मूवमेंट था कुका रिवोल्ट। कुका जो थे वो एक सेपरेट सेक्ट स्टार्ट हुआ। रामसी फाउंडर थे, रामसी, उन्होंने फाउंड किया था, क्योंकि नामधारी उनको बोला जाता था, इसलिए नाम जपते थे, नाम के ऊपर उन्होंने सिख में से एक अलग से सेक्ट स्टार्ट किया कि नाम जपना है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये पॉलिटिकली रूप इसने ले लिया ये। और इनके बारे में जैसे आप देख सकते हो कि ये सिर्फ वाइट कपड़े पहनते थे और ब्रिटिश एजुकेशन, ब्रिटिश प्रोडक्ट के खिलाफ इन्होंने उसके खिलाफ थे। राम सिंह को 1872 में पकड़ लिया और रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, तो आपको बस राम सिंह का नाम पता होना चाहिए। और इसलिए ये रिलीजियस मूवमेंट, रिलीजियस एक सेक्ट था जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आइलैंड पर वोट जो हुआ था 71 में। फिर एक और रिलीजियस मूवमेंट है बहावी मूवमेंट, जो कि स्टार्ट हुआ था कि इस्लाम को प्योरीफाई करना है। दारुल हर्ब, जहाँ पर इस्लाम नहीं है वहाँ पर दारुल इस्लाम बनाना है, इस्लाम को फैलाना है, इस बेसिस पे था। लेकिन अब किसके खिलाफ लड़ोगे? तो पहले तो ये सिख किंगडम था पंजाब, मेनली पंजाब में था। पंजाब में पाकिस्तान और इंडिया वाला पंजाब दोनों मिला के। तो पहले सिख जो रूल था उसके अगेंस्ट, फिर बाद में सिख जब ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए थे, जैसे हमने देखा था सिख वॉर्स में, तो फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। बाकी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। बहावी जो था एक्चुअली सऊदी अरेबिया में स्टार्ट हुआ 1703 के आसपास। अब्दुल बहाब नाम के एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया इसको, जो कि टीचिंग्स ने अपनी दी किस तरीके से मुस्लिम प्रैक्टिसेस हमको अडॉप्ट करनी चाहिए। बाद में इंडिया में सईद अहमद रायबरेली के सईद अहमद ने इसको फाउंड किया इंडिया में, रिवाइवल मूवमेंट को फिर से फाउंड किया। तो वही बेसिकली ये वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस आ रहा था इस्लाम के ऊपर, उसके अगेंस्ट था। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये पूरी तरह से सिख के अगेंस्ट था पहले, फिर बाद में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट का मेन सेंटर पटना था, बाबरी मूवमेंट था इंडिया में। और जैसे मैंने बताया कि दारुल अरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करने की बात करते थे, जिसके लिए जिहाद था बाद में 1949 के बाद जब ब्रिटिश ने पंजाब को कंट्रोल में अपने ले लिया। तो इसके अगेंस्ट सेम ब्रिटिशर्स ने कई सारे मिलिट्री ऑपरेशन इनके अगेंस्ट किया था, और इसको फिर एक तरीके से कंट्रोल में कर दिया। फिर थोड़े थोड़े अटैक होते रहे बावीस के, लेकिन फिर 1890 के आसपास पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने इसको कंट्रोल कर लिया। तो ये रिलीजियस मूवमेंट है कुछ हमने देखे, फरेजी, बहावी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी अब देखते हैं कि सिविलियंस में, नॉन रिलीजियस मूवमेंट में, जैसे एक वेलुथम्पी का नाम आता है। वेलुथम्पी जो दीवान था त्रावणकोर जो केरला वाला रीजन है, उसको त्रावणकोर बोला जाता था, उसका दीवान था। तो उसने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेलियन किया, क्योंकि उसको दीवान सिर्फ से हटा दिया था। जैसे ही त्रावणकोर कंट्रोल में आया उनके ब्रिटिशर्स के, को हटा दिया वहाँ से सबसिडी अलायंस के बाद। तो वेलुथम्पी था, उसने इसके अगेंस्ट विरोध कर दिया अपने कुछ लोगों के साथ, इसमें जैसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसको ब्रिटिशर्स ने पब्लिकली हैंग किया और बहुत ही बुरी तरह से इसको सप्रेस किया, इस रिबेलियन को। जो कि एक माना जाता है कि जिस तरीके से साउथ में ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया था रिबेलियंस को, एक बहुत बड़ा एक कारण था कि बाद में 1857 के टाइम पे या उसके बाद में साउथ में उतना रिवोल्ट देखने को नहीं मिला जितना कि नॉर्थ में था, क्योंकि यहाँ बहुत ही ब्रूटली तरीके से सप्रेस किया गया था जितने भी रिबेलियंस थे।
सिविलियंस हुए। अब देखते हैं हम ट्रैवल मूवमेंट। ट्रैवल्स ने जो अंग्रेजों के खिलाफ जो मूवमेंट, जो रिवोल्ट्स किए, जो रिबेलियंस किए, उनको देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट रिबेलियंस हैं। तो पहले तो देख लेते हैं ट्रैवल्स कौन है। इस समय के जो ट्रैवल्स होते हैं वो उस समय के ट्रैवल से काफ़ी डिफरेंट हो चुके हैं। अभी जो ट्रैवल्स हैं वो काफ़ी तरह से, जो हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी जिसको बोला जाता है, नॉर्मल जो सोशल लाइफ हम अपने आसपास देखते हैं, उसमें धीमे धीमे उन्होंने अपना लिया है उसकी। पहले जो ट्रैवल्स, जो अंग्रेज आए उस समय की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो ट्रैवल्स थे ये पॉलिटिकली ऑटोनोमस, मतलब किसी भी राजा के अंडर नहीं थे। अपना अपना जंगल में रहते थे, वहीं पे अपने, इनका जो सोशल, जो इनकी सोसाइटी थी वो टोटली डिफरेंट। मेन स्ट्रीम सोसाइटी की तरह इनकी कोई कास्ट सिस्टम नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई रिलीजन नहीं। अपना एक सोशल इनका स्ट्रक्चर था। इकोनॉमिक इनके जो तरीके थे वो भी टोटली डिफरेंट, मेनली जंगल पे डिपेंडेंट थे ये। एग्रीकल्चर भी थोड़ा बहुत करते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। एक जगह जंगल को हटाया, वहाँ पे एग्रीकल्चर किया, फिर शिफ्ट किए दूसरी जगह, फिर वहाँ जंगल को हटाया, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर। इस तरीके से ये अपना रहते थे। तो इंडिया में मेनली ट्राइबल्स है कहाँ पे? अब अभी के अगर राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट में राजस्थान में भी ट्राइबल्स हैं, देन गुजरात में भी कुछ ट्राइबल्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल्स काफ़ी उस समय वो पूरी तरह से मेन स्ट्रीम सोसाइटी टोटली अलग थे। ठीक है, तो जो ट्राइबल्स उस समय क्या थे कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी से टोटली अलग थे। लेकिन हुआ क्या कि क्या कारण थे, जो कॉजेज जो ट्राइबल्स मूवमेंट के, वो हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इनको ऊपर भी जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है वो इनके ऊपर भी इम्पोज किया, ट्राइबल्स के ऊपर भी। पहले जो ट्राइबल्स थे वो अपना पॉलिटिकली अलग रह रहे हैं, वो किसी राजा को अपना टैक्स नहीं दे रहे हैं, एग्रीकल्चर टैक्स नहीं दे रहे हैं, अपने अच्छे अपना अपने अलग तरीके से। लेकिन उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जो नॉन ट्राइबल्स थे उनको धीमे धीमे ट्राइबल एरियाज में अंदर भेजा। उन्होंने एग्रीकल्चर को एक्सपेंशन किया, और फिर जो ट्राइबल्स थे उनके ऊपर भी टैक्सेस लगाने चालू कर। तो ये ट्रैवल्स को धीमे धीमे ये परेशानी होने लगी कि किस तरीके से उनकी जो सोसाइटी थी, तो उनका जो स्ट्रक्चर था वो धीमे धीमे चेंज होने लगा। का जो इकोनॉमिक तरीका जो था रहने का वो अलग होने लगा। ठीक है, एक ये कारण था। दूसरा कारण जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज का, जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ में मिशनरीज भी थे, जिनका काम था कि अपने क्रिश्चियन रिलीजन को एक्सपेंड करना, साथ ही कन्वर्ट भी करना। और उनको कन्वर्ट करना आसान है जिनके पास कोई रिलीजन नहीं। ट्रैवल्स का कोई रिलीजन नहीं था उस समय। अभी हम देखते हैं ट्रैवल्स जो क्रिश्चियंस हैं, नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियंस हैं, या उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पे भी क्रिश्चियंस हैं, कुछ हिंदूज में भी कन्वर्ट हुए। तो मिशनरीज का भी एक बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने जैसे कन्वर्ट किया। लेकिन क्या हुआ कि जब वो मिशनरीज के पास जाते थे कि जो गवर्नमेंट उनको जिस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही है, उनके ऊपर जो एक्सेसिव टैक्सेशन लगा रही है, तो उसके अगेंस्ट वो उनका सपोर्ट नहीं करते। तो उन्होंने धीमे धीमे उनको पता चला ये तो और कुछ नहीं, जो कॉलोनियल सिस्टम है उसका ही एक्सटेंशन है। ठीक है, तो मिशनरीज भी एक बहुत बड़ा कारण था ट्रैवल्स के मूवमेंट। फिर पूरा जो सिस्टम है, फिर जंगल जंगल सबसे बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनकी उनका पूरा गुजर जो होती थी वो पूरी जंगल पर डिपेंडेंट थी। जंगल से उनको कभी भी कुछ भी खाने के लिए, या अपने पशुओं के लिए, या फिर लकड़ी चाहिए, कुछ भी है वो इजीली, या अपने चराना है उनको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया, एक फॉरेस्ट एक्ट बनाया, जिसके अंडर ये हो गया कि अब जो कोई भी फ्रीली फॉरेस्ट में जाके लकड़ी नहीं काट सकता, फ्रीली फॉरेस्ट में आके अपने जानवर जो हैं उनको चरने के लिए नहीं भेज सकता, उनके लिए फॉर्डर नहीं ले सकता। तो पूरी तरह से जो फॉरेस्ट लैंड है वो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में कर ली। और एक बहुत बड़ा कारण था कि उनको अपनी नेवी के लिए या रेलवेज के लिए लकड़ी की बहुत जरूरत पड़ती थी। तो उन्होंने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया जो अभी तक है, जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट को एक प्रॉपर तरीके से प्लांटेशन करते थे लकड़ी का। उसको पेड़ों को जिस लकड़ी की ज़रूरत है उस पेड़ को वहाँ पे इस्टेब्लिश करना, फिर उसको काटना। तो इस तरीके से अब उससे क्या हुआ कि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर था ट्रैवल्स का वो अफेक्ट हो गया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को रोक दिया। क्योंकि वो पहले क्या करते थे ट्रैवल्स, एक जगह पे एग्रीकल्चर किया, जैसे ही वो ज़मीन से
उसकी जो उर्वरकता है, फर्टिलाइजेशन है, वो कम होने लगा, फर्टिलिटी कम होने लगी, तो उसके बाद से वो दूसरी जगह शिफ्ट करते थे। इसको बैन कर दिया गया ब्रिटिशर्स ने, और पूरी तरह से जो टिम्बर है और पूरी जो ग्रेजिंग फैसिलिटीज है उस पर भी पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया। इसलिए ट्राइबल्स को अब रहना बहुत मुश्किल होने लगा। साथ ही क्या हुआ कि जैसे नॉन ट्राइबल्स जस्ट एंटर किए तो वो एक्सप्लॉइट करने लगे काफ़ी उनको। ट्राइबल्स को जो वो लोन देते थे, पैसा देते थे, उस पर काफ़ी हाई टैक्स रहता, हाई इंटरेस्ट रेट रहती थी। फिर जो भी और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे पहुंचा, जैसे पुलिस है या जस्टिस सिस्टम है, वो जो पहुंचा वो भी हाईली एक्सप्लॉइटेटिव था। ट्राइबल्स बहुत ही सीधे साधे जो लोग थे, उनको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया। तो अल्टीमेटली जब एक्सप्लॉइटेशन इस हद तक पहुंचने लगा कि उनको अब रहना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने फिर रिवोल्ट करना चालू कर दिया। तो ये कॉजेज थे ट्राइबल। तो बहुत ही ईजी है समझना कि उनके जो स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर था, उसको उन्होंने डिस्टर्ब किया, उनके जो इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ था उसको डिस्टर्ब किया। इसकी वजह से ट्रैवल्स को फिर आर्म्स लेने पड़े। ठीक है, तो बेसिकली इन जो मूवमेंट्स थी, उन मूवमेंट्स को बोला जाता है मैली, हूल या उलगुलर। उनका एक ही पर्पस रहता था कि जो आउटसाइडर्स हैं, जो बाहर से आके जो लोग रहे हैं, उनको डिकूज बोलते थे, डिकूज, उनको भगाना है। तो जो लैंडलॉर्ड्स बन गए आके, या छोटे छोटे रूलर्स हैं, या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके खिलाफ ये मूवमेंट्स थी। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक जो रिबेलियन हम पढ़ते हैं वो है संथल रिबेलियन। संथल रिबेलियन जो है बहुत बड़ा रिबेलियन था ये। तो हुआ क्या कि जब परमानेंट सेटलमेंट जो हम आगे और पढ़ेंगे, परमानेंट सेटलमेंट में ये किया ब्रिटिशर्स ने, जमींदारों को परमानेंटली 10 साल के लिए जमीन ऑक्शन कर दी कि आप फिक्स कर दिया कि इतना फिक्स आपको रेवेन्यू हमें देना है इस एरिया से, जमींदारों से फिक्स कर। और जमींदारों को उनको पूरी फ्रीडम दे दी कि वो कितना भी टैक्स लगा सकते हैं, बस उनको फिक्स टैक्सेशन चाहिए, लेकिन वो बहुत हाई था। उसकी वजह से जमींदार ने क्या किया, वो बहुत हाई टैक्स लगाए जितना भी एग्रीकल्चर, तो ट्राइबल एरिया का जो एग्रीकल्चर पार्ट था उस पर भी लगाने लगे। तो धीमे धीमे जो उनकी एक लैंड थी ट्राइबल्स की, वो जाने लगी, उस पर कंट्रोल जमींदारों का होने लगे, क्योंकि वो टैक्स इतना दे नहीं पाते थे। तो वो क्या बन गए, फिर लैंड ऑनर से लेबर्स बन गए। ठीक है, तो लेबर्स बन गए, जो कि उनका बहुत एक्सप्लोइटेशन होता था कि उनको कभी उनकी जो वेजेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, बहुत एक्सप्लोइटेशन। तो एक फर्स्ट रिबेलियन जो हुआ वो हुआ 1854 में। वीर सिंह लखीमपुर में शासन जो जगह है उसके उस वहाँ पे हुआ, वीर सिंह की लीडरशिप। कॉजेज हमने पहले डिस्कस कर ही लिए, जो मेन कॉजेज जो है वही कॉजेज है यहाँ पे। बस हमें पता होना चाहिए कि कब हुआ, 1854 में वीर सिंह के लीडरशिप। फिर और थोड़ा और डीपली डिस्कस कर लेके जो सोशल कंडीशंस जो हो गई थी वहाँ पे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जमींदार, पुलिस, रेवेन्यू, कोर्ट सिस्टम, ये सब मिलके एक्सप्लॉइट कर रहे थे। कभी भी उनके खेतों में जो पैसे वाले जो लोग थे, जो बाहर से आके रहने लगे थे, वो कभी भी उनके एग्रीकल्चर लैंड्स में अपने जानवरों को भेज देते थे, कैटल्स को अंदर भेज दिया। और जो लोन जो उनको लेते थे, उन पे इंटरेस्ट जो रहती थी 50 से 500% तक रहती थी। फिर जो हाट में आके जो ये अपना सामान बेचते थे, हाट होती है यहाँ पे एक जगह आके ट्रैवल्स अपना सामान बेचते हैं, अभी भी लगती हैं हाट ट्रैवल एरियाज में। वहाँ पे अपना सामान बेचते हैं, तो उनको कैसे भी बहुत ही कम दाम पे उनका सामान खरीदना, किस तरह भी बहुत तगड़ा वाला एक्सप्लोइटेशन उनका हो रहा था। साथ ही इस एक्सप्लोइटेशन को रोकने के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिसिंग हुआ, जस्टिस सिस्टम था, उन वो भी जो पैसे वाले लोग थे, जमींदार थे, उनके ही सपोर्ट में था, ना कि ट्रैवल्स के सपोर्ट। ठीक है, तो अल्टीमेटली उनको फिर एक जो सबसे बड़ी जो रिबेलियन हुआ वो था सेकंड स्वतंत्र रिबेलियन हुआ था 1855 1856 का। तो वो हुआ मेनली भागलपुर और राजमहल, जो संथल एरिया है भागलपुर और राजमहल के बीच का, उसको दमनी खो भी बोला जाता है, वहाँ पे रिवोल्यूशन हुआ। वही मेन टीकूज को भगाने के लिए, आउटसाइडर्स को भगाने के लिए, और कंप्लीट एनिलेशन की बात की कि मतलब उन्हें पूरी तरह से भगा देना है, हटा देना है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी इससे अफेक्ट हुए, जैसे बीरभूम, सिंहभूम, वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा, हजारीबाग जो अभी झारखंड में है, देन भागलपुर, मुंगेर, ये सब सारे काफ़ी, ये वाला एरिया पूरा अफेक्ट हुआ है। तो इस रिबेलियन को लीड किया था सिद्धू और कान्हू ने। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें बोला जाता है कि 10,000 से ज़्यादा जो संथल
ट्राइबल्स थे वो इकट्ठा हुए 1855 में। और इस मीटिंग में इन दो भाइयों ने एक बहुत ही मोटिवेटिंग स्पीच दिया। उन्होंने बोला कि हम इन डिकूज को, जो आउटसाइडर्स हैं, जो कि हमें ऑप्रेस कर रहे हैं, जो कि हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनको हमें अपनी ज़मीन से निकाल फेंक, कुछ भी हो जाए, और हमें अपनी ज़मीन का अपना पोजीशन लेना है, उस पर अपना कंट्रोल करना है और अपनी गवर्नमेंट बनानी है, अपनी सरकार बनानी है। ये इन्होंने ऐसा बोला। और एक महीने में पूरा जो एरिया, जो भागलपुर और राजमहल के बीच का जो एरिया है, वो पूरी तरह से इनके कंट्रोल में आ गया। और इन्होंने क्या किया, पोस्टल रेलवे इसको कट कर दिया पूरी तरह से, जिससे कि बाहर से ब्रिटिशर्स अपनी और आर्मी ना भेज पाए। लेकिन क्योंकि पहले कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिटिशर्स के पास ऑब्वियसली उनके पास गन्स थी, अच्छे हथियार थे, इनके पास ही अभी तीर और से लड़ रहे। तो बहुत ही ब्रूटली तरीके से इसको सप्रेस किया गया, इस सेंट्रल रेबेलियन को। इसके बारे में जो लिखा गया बहुत ही ब्रूटली तरीके से 1856 के आसपास वो सप्रेस कर दिया गया। उसके बाद फिर इस एरिया में कोई भी ऐसा रिबेलियन नहीं हुआ। लेकिन ये हिस्ट्री में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं इसके बारे में, सेंट्रल रेबेलियन के बारे में। अभी आपको पता होना चाहिए जो कहाँ पे हुआ, ये कब हुआ और कौन लीडर्स थे इसके। सिद्धू और कानू मेनली लीडर्स थे इसके, ठीक है। एक और हुई थी, वो है कौंड अपराइजिंग। कौंड अपराइजिंग जो है वो एक्चुअली काफ़ी टाइम तक चलती रही, 1837 से 1856 तक चलती रही थी इसमें। और जो कौंड्स थे वो रहते हैं जो हिल एरिया है, तमिलनाडु से लेके बंगाल का जो पूरा जो हिल एरिया है उसके बीच में, ठीक है। और बेसिकली ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए उन्होंने ये अपराइजिंग की, कि जिस तरीके से जो आउटसाइडर्स आके उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे उसके लिए। और इसका जो लीडर था वो था चक्र बिसोई। चक्र बिसोई था, ठीक है। एक और मेन इश्यू था जिसकी वजह से इन्होंने ये अपराइजिंग की, वो था एक इनकी एक प्रैक्टिस थी, मरिया प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या था, ये ह्यूमन सेक्रीफाइस करते, ह्यूमन के सेक्रीफाइस करते थे, इनके अपने अलग प्रैक्टिस। तो इसको बंद किया ब्रिटिशर्स ने, एक मरिया एजेंसी बनाई इन्होंने, जिसमें था कि कैसे भी ये ह्यूमन सेक्रीफाइस को रोकना है। ये और एक बहुत बड़ा कारण है। बाकी जैसे मैंने अभी बताया, जमींदार और साहूकार के जो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वो तो एक कारण था ही। और ये मरिया जो प्रैक्टिस थी इसको बैन किया गया, ये भी एक कारण था, ठीक है। तो जो चक्र बिसोई था वो इसको लीड कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जब वो एक और जो इम्पोर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग हुई वो थी कौंड अपराइजिंग। कौन जो ट्राइबल्स थे, ये तमिलनाडु से बंगाल, पूरा जो हिल एरिया है वहाँ पे रहते थे और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थे ये। उनको जो जो भी राजा महाराजा थे वो उनका इन पे कोई कंट्रोल नहीं था। और ये कारण वही था कि जो एक्सप्लॉयटेशन था, जैसे आउटसाइडर्स आके इनके यहाँ रहने लग गए, वही कारण था। एक और जो रीजन था वो ये था कि इनकी एक प्रैक्टिस थी मरिया प्रैक्टिस, जिसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे, आदमी का सेक्रीफाइस करते थे। तो इसको भी बैन लगा दिया था ब्रिटिशर्स ने, ये भी एक इश्यू बन गया था, ठीक है। तो ये अपराइजिंग चली वो 1837 से 1856 तक चली। और जो कि मेनली घुनसर, कालाहांडी, इस जो उड़ीसा वाला जो एरिया है, और इवन पटना तक के, बिहार झारखंड वाला जो एरिया है वहाँ तक के जो खोन थे उन्होंने इस पर पार्टिसिपेट किया। तो लीड किया था चक्रा बिसोई ने। चक्रा बिसोई, ये नाम आपको बताना चाहिए, खोंड अपराइजिंग से रिलेटेड चक्रा बिसोई ने लीड किया। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक मरिया एजेंसी बनाई थी उसको रोकने के लिए, प्रैक्टिस को रोकने के लिए। तो इसी के अपोजिशन में जो खोंड अपराइजिंग हुई वो मेनली बोज और एरो से लड़ते थे, तो रॉड से लड़ते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के गन्स के आगे वो लोग जीत नहीं पाए, ठीक है। तो इसको फिर सप्रेस कर दिया गया, इस अपराइजिंग को भी ब्रिटिशर्स ने। जो चक्रा बिसोई था वो 1855 के बाद गायब हो गया। और कुछ समय के लिए बीच में राधा कृष्ण दंड सेना ने इसको लीड किया था। फिर चक्र बिसोई मेन और मरिया प्रैक्टिस थी खोंड अपराइजिंग, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर मुंडा अपराइजिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुंडा अपराइजिंग काफ़ी लंबे टाइम तक चली। एक इनिशियली जो मुंडा अपराइजिंग बात करेंगे हम, ऐसे तो 1789 से 1832 तक चली है। तो ये भी मेन वही कारण था कि मनी लेंडर्स के, लैंडलॉर्ड्स इक्वल जो थे, उनके अगेंस्ट ये अपराइजिंग हुई। और असल में 1857 के बाद ये मुंडास ने क्रिश्चियनिटी को अपनाना
स्टार्ट कर दिया था, ये सोच के कि उनकी जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन मिशनरीज उनका जस्ट कन्वर्ट कर रहे थे, उनको जो प्रॉब्लम्स थी उनको एड्रेस नहीं कर रहे थे। तो इसके बाद ये भी एक कारण बना कि मिशनरीज वाला जो हमने इश्यू स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो मंडा अपराइजिंग में एक वो मिशनरीज वाला इश्यू बन गया था काफ़ी। इस मूवमेंट को बोला जाता है सरदारी लड़ाई, वॉर ऑफ लीडर्स, जो कि मेनली जो एम था वो यही था कि आउटसाइडर जो डिकूज है उनको यहाँ से भगाना है और मुंडा का डोमिनेशन करना है। ठीक है, बाद में इसको 1899 में बिरसा मुंडा ने इसको लीड किया, जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पर लीड किया गया था बिरसा मुंडा ने। इसलिए बिरसा मुंडा को झारखंड में आप देखोगे कि तो बिरसा मुंडा को भगवान माना गया झारखंड वाले एरियाज में, जो भी मुंडा वहाँ पे ट्राइबल्स एरिया है वहाँ पे इसको एकदम भगवान की उपाधि दे दी गई बिरसा मुंडा को। ही वॉज करिस्मेटिक लीडर इन द सेंस दैट वो बोलता था कि मैं मैं यहाँ पे रामराज ला दूंगा, मतलब मैं यहाँ पे जो भी आउटसाइडर जो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको भगा देंगे। तो इस तरीके से वो एक काफ़ी बड़ा लीडर था मुंडा, बिरसा मुंडा। फिर एक और जो अपराधी हुई भील और कोलीस की। भील जो लोग हैं वो जो महाराष्ट्र का एरिया है, खंडेस वाला रीजन, वहाँ पे रहते थे, अभी भी हैं। और 1818 में जब ऑक्यूपाई कर लिया, मराठा वॉर हमने पढ़े थे, उसमें देखा कि 1818 के बाद ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। तो ब्रिटिशर्स के ऑक्यूपाई करने के बाद उन्होंने आउटसाइडर्स को इसमें आउटसाइडर को एंटर किया भील के एरियाज में, और उनकी पूरी जो सोशल इकोनॉमिक जो लाइफ थी उसको काफ़ी डिस्टर्ब किया, चेंज किया, उनको पे टैक्सेस लगाए, उनके जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस थी उसको चेंज किया। इसकी वजह से उन लोगों ने सेवाराम की लीडरशिप में 1825 में, ये नाम आपको बताना चाहिए, सेवाराम की लीडरशिप में 1825 में इसको लीड किया भील्स ने। और लेकिन सप्रेस कर दिया ब्रिटिशर्स ने इसको भी, थोड़ा थोड़ा होता रहा 1836 से 1846 के बीच में। फिर एक और उसी एरिया में एक और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पे कोलीस ने भी फाइट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1829, लेकिन इसको भी बहुत ही जल्दी से सप्रेस कर दिया गया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स के पास पावरफुल आर्मी थी तो इजीली सप्रेस कर दिया गया। फिर थोड़ा ये कोलीस की जो रिबेलियन है वो थोड़ी थोड़ी चलती रही, 1844-46 में भी ये फिर से थोड़ी छोटा सा रिबेलियन हुआ, उसको भी। तो हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट की अपराइजिंग। नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल्स लोग रह रहे थे वहाँ पे जो रिवोल्ट हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, वो हम 2-3 देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले एक आती है खासी अपराइजिंग। खासी जो एरिया है, खासी, गारो, जैंतिया, ये 3 ट्राइब्स हैं, फेमस ट्राइब्स हैं वहाँ की, मेघालय, जो अभी मेघालय स्टेट है वहाँ की। और हिल्स के नाम भी हैं वहाँ पे, गारो, खासी, जैंतिया हिल्स भी है, और ट्राइब्स का नाम भी है वहाँ पे, जो लोग रहते हैं उनको इन्हीं नाम से जाना जाता है। तो बर्मीज वॉर जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में, बर्मीज वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने कोशिश की कि नॉर्थ ईस्ट को भी अपने अंडर ही रखा जाए। आगे एक और हम पढ़ेंगे, असमीज की जो अपराइजिंग थी उसमें भी यही, और गारो खासी में भी ऐसे ही हुआ। उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मपुत्र वैली, जो वैली जो असम से होके जो निकल रहा है, ब्रह्मपुत्र निकल रही है, तो जो वैली एरिया है, प्लेन एरिया है हिल्स के बीच का, ब्रह्मपुत्र वैली को सिलेट से जोड़ने के लिए उन्होंने एक रोड बनाने की कोशिश की, जिससे कि उनको ईजिली यहाँ हिल्स में आ सके वो लोग। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती लेबर्स को हायर किया। कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आप मैंडेटरी कर देते हो कि आपको वो ज्वाइन करनी है। इसी के लिए, इसी की वजह से वहाँ पे रिवोल्ट हुआ इसके विरोध में, और इसको लीड किया तिरुत सिंह नाम के खासी चीफ ने। जो खासी जो ट्राइब्स थी उसका जो चीफ था तिरुत सिंह, जो आप फोटो में देख सकते हो, उसने लीड किया। और इसको फिर गारोस ने भी ज्वाइन कर लिया, गारो जो ट्राइब्स थे उन्होंने भी ज्वाइन किया, और ये काफ़ी टाइम तक चलती रही ये अपराइजिंग। लेकिन अगेन 4 साल के बाद ब्रिटिशर्स सक्सेसफुल रहे इसको सप्रेस करने के लिए, 1833 में जाके सप्रेस हुआ। ठीक है, तो ये खासी अपराइजिंग थी। मैं आपको तिरुत सिंह का नाम आपको याद रखना है। खासी जो एक ट्राइब का नाम है, हिल्स का नाम भी है, मेघालय अभी करेंट जो है मेघालय डिस्ट्रिक्ट। सिमिलरली अहोम जो वर्ड वो भी उसी टाइम पे हुआ जब बर्मीज वॉर हुआ 1824-26, जो मैंने बताया आपको कि उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि असम का जो रीजन है उसको भी अपने अंदर
ब्रिटिशर के डायरेक्ट कंट्रोल में कर लिया जाए। इसी की वजह से वहाँ पर रिबेलियन हुआ, जो कि वहाँ पे गोमधर कौनवर नाम का जो लीडर था उसके लीडरशिप में ये रिवोल्ट हुआ 1828। फिर लेकिन ब्रिटिशर्स इसको डायरेक्टली बहुत हरा नहीं पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया कि ट्रीटी कर ली, और जो महाराजा था वहाँ का, जो पुरंदर महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र था, उसको वहाँ पे वापस सत्ता दे दी। और कुछ उन्होंने फिर ऐसे कर लिया कि ब्रिटिशर्स को उनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट रूल नहीं था ब्रिटिशर। तो इस तरीके से अहोम रिवोल्ट हुआ, तो इसमें गौमधर कौनवर नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक लास्ट अब देख लेते हैं, सिंगफोस रिबेलियन हुआ था, ये भी उसी टाइम पे हुआ जब वो खासी से वॉर लड़ रहे थे ब्रिटिश। 4 साल का जो उन्होंने लंबी एक लड़ाई लड़ी खासी के साथ में, उसी समय पे एक सिंगफोस की भी रिबेलियन स्टार्ट हुई 1830 में। पहले तो सप्रेस किया गया, 3 महीने में सप्रेस कर दिया गया। उसके बाद फिर और 1839 में हुआ, एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को वहाँ पे मार दिया था, उसकी वजह से वो ब्रिटिशर्स ने फिर उस पर अटैक किया था। दैन फिर 1843 में अगेन फिर एक जो चीफ था निरंग पीरू ने अटैक किया ब्रिटिश जो गैरिसन था जहाँ पे वो अपने आर्म्स रखे थे, कई सारे सोल्जर्स को मार दिया। फिर 1849 में भी हुआ। तो ये मतलब कोशिश करते रहे कई बार सिंगपोज में, असम एरियाज में। तो इस तरीके से हमने सिविल और ट्राइबल जो रिबेलियंस है वो हमने देखी। इस तरीके से सिविल और ट्राइबल्स जो थे वो इतना उनको एक्सप्लॉइट किया गया, इतना उनका शोषण किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने हथियार उठा लिए। तो पहले अंग्रेजों से पहले वो उन अपना अलग जीवन जीने का तरीका था, रहते थे, पॉलिटिकली पूरी तरह से ऑटोनोमस थे, उनके ऊपर किसी राजा का कंट्रोल नहीं था। सोशल जो स्ट्रक्चर था वो भी गैरिटेरियन था, मतलब उसमें कोई भी कास्ट नहीं है, ऊपर नीचे छोटा ऊंचा नहीं है, अपना उस तरीके से रहते थे। इकोनॉमिकली वो पूरी तरह से जंगल और उनकी जो ज़मीन थी उस पर डिपेंड करते थे। ज़मीन भी क्या था कि चेंज करते रहते थे, घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह जाके अपना खेती करते थे। इस पूरे चीज़ को जब डिस्टरबेंस हुआ और इस हद तक हुआ कि उनको फिर हथियार उठाना, तो ये हमारे एक इतिहास में है कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इवन जो ट्राइबल जो लोग हैं उनको जो नॉर्मल सोशल लाइफ से कोई मतलब नहीं था, उनको भी बहुत ही परेशान किया, बहुत ही उनको भी शोषण किया कि उनको ये रिबेलियंस में मेनली आपको जो याद रखना है वो ये है कि कब हुई और उसका लीडर कौन सा था। अभी इतना ही आप अपने समझिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि कारण क्या थे, ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कारण क्या थे, किस तरीके से उन्होंने धीमे धीमे आउटसाइडर्स जो थे उनको वहाँ पे पहुँचाया, किस तरीके से मिशनरीज को वहाँ पे ट्राइबल एरियाज में पहुँचाया, और अल्टीमेटली पर्पज़ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस तरीके से। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फॉरेस्ट एरिया जो कि एकदम खुला, पहले फॉरेस्ट पर कोई अधिकार नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया और कैसे फॉरेस्ट को यूज़ किया सिर्फ अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, कैसे रेलवेज के लिए जो उनको अगर टिम्बर चाहिए था, लकड़ी चाहिए थी, ये समझने की ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ना कि सिर्फ चीज़ें याद करने का। ठीक है, तो अब अगला वीडियो बनाएंगे हम 1857 की क्रांति के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और तब तक के लिए नमस्ते।